आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। काफ़ी दिन से मैं लापता था। मैं अमेरिका चला गया था कोरोना की वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा अपना फीडबैक देने के लिए, ठीक है। और एक्चुअली मैं छुट्टियों में गांव गया हुआ था और काफ़ी घर पे काम होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, ठीक है। तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और उम्मीद करता हूं कि आपने इस टाइम पे काफ़ी अपना जो रिवीजन था वो कंप्लीट किया होगा। और अभी मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है कि एटीसी का एग्ज़ाम जो है 25 या 26 मार्च को हो सकता है, अभी मतलब 10-15 दिन बाद ही। तो देखो, ऑफिशियली मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला है कि सर्कुलर जो है वो ऑफिस का ही है, तो मतलब एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन फाइनली आपकी वेबसाइट पे जो अपडेट आएगा दैट विल बी फाइनल, ठीक है। तब तक वेट करते हैं। और आपको मान के चलना है कि एग्जाम 25 को ही है, क्योंकि वो सर्कुलर तो रिलायबल लग रहा है मुझे, और उसी हिसाब से बेहतरीन अंदाज के साथ आपको पढ़ाई करनी है। आज का जो लेक्चर है इसमें से 2 क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है, प्रीवियस 2 सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगा इसमें एक तो आपका डाइइलेक्ट्रिक जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर की, साथ ही साथ हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो टोटल हो सकता है 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो। मैं शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपके यहाँ से 2 सवाल आने के चांस है, जिसको छोड़ना। डाई इलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले जान लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक देखो क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो मतलब कि इंसुलेटर की तरह काम करे, ठीक है, दैट विल बी लाइक ए इंसुलेटर। उसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइइलेक्ट्रिक। एग्जांपल क्या हो सकता है आपका डाइइलेक्ट्रिक, जैसे ग्लास है आपका, ग्लास इज ऑल्सो ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। आपका जैसे कि रेजिन हो गया, रेजिन इज ऑल्सो ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। प्लास्टिक आपका है, ये सब क्या है आपके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इनके अंदर से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है इनके अंदर, और इनके अंदर क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई करंट इनमें फ्लो नहीं होता है। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इनकी और बात करें तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है या फिर बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इनके मैं पीडीएफ फॉर्म, इस लेक्चर का जो पीडीएफ रहेगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन जरूरत नहीं, टाइम बहुत कम है आपके पास में, जस्ट समझने की कोशिश करिए। तो डाइइलेक्ट्रिक के बारे में आपने इतना समझ लिया, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज, जैसे कि मान के चलो नॉर्मली आपका एक कैपेसिटेंस है ना, ये आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस मान के चलते हैं कितना है, C, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इधर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर भर देते हैं। मान के चलो इसके अंदर हमने क्या भर दिया, प्लास्टिक कुछ भर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इसके अंदर डाल दिया हमने डाइइलेक्ट्रिक, इसका कांस्टेंट क्या है, K डाल दिया। अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा, मान लो पहले था C नोड, जब एयर थी, यहाँ पे क्या है, एयर है या वैक्यूम आप मान सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हो गया C। तो अभी देखो जो C जो निकल के आता है ना, C इज इक्वल टू होता है K इंटू C नोड, ठीक है। तो हम बता सकते हैं K जो होता है क्या होता है आपका, C बाय C नोड। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जो हमारा वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस होता है, और जो हमारा किसी डाइइलेक्ट्रिक में जो कैपेसिटेंस निकल के आता है, वैक्यूम में जो होता है, उन दोनों का रेशियो जो होता है, दैट विल बी अवर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, साथ ही साथ में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, के को हम साथ ही साथ में रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। साथ ही साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक है ये, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों नाम से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा एयर होता है, बेसिकली एयर के लिए देखो क्या होगा, कैपेसिटेंस एयर में भी कितना हो जाएगा, C नोड, यहाँ भी C नोड। तो एयर के लिए हमेशा जो होता है हमारा K की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी 1, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया है।
चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये जो क्वांटिटी है क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, C बाय C नोट यूनिट लेस क्वांटिटी है, के जो होता है यूनिट लेस। हम आगे बढ़ते हैं, देखो जो अभी एक चीज याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे, शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। यदि किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, द शेप एंड द साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपने ग्लास डाला है तो ग्लास पे डिपेंड करेगा, ग्लास का कुछ होता है अलग अपना ना, 1.006 होगा, ठीक है। या फिर आपका आपने रबर डाल दिया है उसके अंदर तो रबर का कुछ होता है 1.23 इस टाइप से कुछ होगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक हमारे होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम एक पढ़ेंगे उसका पोलराइजेशन, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब समझने का है, लेकिन मैं उसमें इतना शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक दिखाइए। तो दो तरह के होते हैं, देखो ना, पहला होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन, ठीक है, नॉन पोलर। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनके अंदर आपका देखो क्या होता है, पोलर के अंदर, पोलर में होता है आपका जो म्यू जो होता है ना, म्यू आपका 0 नहीं होता है, मतलब कि आपका जो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। 11th-12th में केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट निकालते ना। तो देखो जो पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं, दोनों ही मतलब क्या होते हैं, इंसुलेटर टाइप के होते हैं, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पोलर और नॉन पोलर में यदि हम बात करते हैं तो पोलर जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और आपका जो नॉन पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल देख लो, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो जैसे आपका आ जाएगा NH3, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है आपका आ जाएगा CCl4 हो गया आपका, CCl4 हो गया आपका, ठीक है, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। आपका आ जाएगा क्या, और एग्जांपल इसमें लेते हैं ना यदि, तो इसका जैसे कि HCl आ गया, जैसे H प्लस है और ये Cl माइनस, तो इसमें ये नेगेटिव बहुत ज्यादा है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ रहेगा, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती है, ठीक है। अब इधर बात करते हैं नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट 0, जैसे कि N2 एग्जांपल हो गया, H2 एग्जांपल हो गया, जैसे कि O2 एग्जांपल हो गया। O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, ये भी मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों आपस में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब पोलर और नॉन पोलर में आपको क्या चीज याद रखनी है, जो देखो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर चार्जेस वार्जेस थोड़े इधर उधर तो रहते हैं, मतलब ओवरऑल तो न्यूट्रल रहता है, ये फ्री चार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन इसकी होती है, ठीक है। तो जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, ठीक है, जो पोलर है इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो इनके अंदर इंड्यूस्ड हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नॉन पोलर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कम इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका, इस तरह से है, ठीक है, लाइक दिस। और इसको हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है E0, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको रख दिया है। तो अब क्या होता है ना, देखो ये न्यूट्रल होता है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक जो रहता है न्यूट्रल रहता है, फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके कारण इसके अंदर क्या होगा कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वहां पे माइनस, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये जैसे Q डैश नाम दे देता हूं मैं, Q डैश आपका क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज, ठीक है। जो Q डैश आपका है ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज या फिर बाउंड चार्ज हो गया, ये यहां भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया मान लेते हैं A है, ये लेंथ इसकी है L डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो हो जाएगा। हमेशा याद रखना जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, अब इसके अंदर जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं ना, ये अपने अंदर भी क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इंड्यूस्ड जो होगा उसकी ई डैश हमेशा उसकी डायरेक्शन होगी जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, ये हमारा क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई डैश जनरेट हो जाता है जो इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है इसके अंदर मान लेते हैं जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड वाला तो कम ही होता है ना, बाहर वाला ज्यादा है, तो नेट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो हो जाता है हमारा ई। तो ई जो रहेगा ई इज इक्वल टू होता है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइपोल, सॉरी इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है मैंने बताया इसमें इंड्यूस्ड हो चुका है, अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल ऐसे है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई नोड माइनस ई डैश। तो हमेशा क्या होगा, ई जो होगा हमेशा कम होगा किससे, ई नोड से। मतलब डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमेशा क्या होता है, बाहर के एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब देखो क्या होता है ना कि जो हमारे पोलर जो मैंने बताया था ना, पोलर हमारे जो होते हैं, पोलर जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, उनके अंदर देखो क्या होता है कि पोलर मतलब कि उनके अंदर म्यू जो रहता है ना नॉन जीरो होता है उनके अंदर म्यू। तो उनको क्या करते हैं हम, यदि किसी कम इलेक्ट्रिक फील्ड यदि लेस है ना उसके अंदर भी डाल देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश जो होता है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पोलर जो होते हैं, सॉरी नॉन पोलर होते हैं, जहां पे म्यू जीरो होता है, जहां पे यदि म्यू क्या है हमारा जीरो है, उस केस में क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का होगा तभी उसके अंदर इंड्यूस होता है, कम के ऊपर नहीं हो पाता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारे ये होते हैं नॉन पोलर, मतलब कि नॉन पोलर जहां पे मतलब म्यू जीरो होता है, वो वाले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उनके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और जो हमारे नॉन पोलर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है हमारा जो पोलराइजेशन होता है ना वो। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उसके एक टर्मिनल पे एक सरफेस के ऊपर माइनस चार्ज, एक के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन जो होता है वेक्टर वो इसका क्या होता है, एक्चुअली ये होता है जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसी को ही हम पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका नाम ऐसा है पोलराइजेशन वेक्टर। दिमाग में आता है पोलराइजेशन वेक्टर यानी तो कोई अलग ही बवाल आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना है, पी जो होता है आपका पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। डैश से रिप्रेजेंट हम करते हैं कि ये इंड्यूस्ड हो रहा है इस वजह से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर होता है दैट विल बी सिग्मा डैश, मतलब आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये किसकी है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड, या फिर इसको बोल सकते हैं और इंड्यूस्ड चार्जेस। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो चार्ज हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर पी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा है इसमें। तो इसकी जो यूनिट होगी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, देखो ना डेंसिटी को कैसे लिख सकता हूं, चार्ज अपॉन चार्ज कितना था क्यू डैश आपका वो हुआ था डिवाइडेड बाय उसका जो क्या रहेगा एरिया, एरिया मान लो सरफेस का कितना है ए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का सरफेस जो उसका एरिया है ए, देन क्यू डैश बाय ए इज आपका पोलराइजेशन वेक्टर हो गया है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी, इसकी जो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी यूनिट पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट आ सकती है पेपर के अंदर, ये होती है आपकी कुलम्ब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके एटीसी के पेपर में देखो इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इस टॉपिक में से रिलेशनशिप आएगी, आपकी कोई यूनिट आ जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए पोलराइजेशन वेक्टर ये होता है आपका सिंबल। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज आती है, वो होती है
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे अपना पोलराइजेशन वेक्टर P था, उसी तरह से है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और पढ़ोगे तो उससे ज्यादा हलवा कोई चीज है नहीं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बोलते हैं डी से जनरेट करते हैं, डी, ठीक है, डी से। तो अब देखो दो तरह की चार्ज डेंसिटी होती है ना, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको। एक तो होती है आपकी, नाम देता हूं सिग्मा, एक होती है सिग्मा डैश, एक सिग्मा डैश और एक सिग्मा, ठीक है। सिग्मा डैश किसकी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्ज या इंड्यूस्ड चार्ज। मतलब जो हमारे बाउंड चार्ज होते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उनकी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा डैश से। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज। भाई डाइलेक्ट्रिक के बिना भी तो फ्री चार्ज रहता होगा ना, जब डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस नहीं हो रहा उस टाइम पे जो चार्ज रहेगा उसकी डेंसिटी यदि सिग्मा है, तो इस जो सिग्मा होता है हमारा ना, सिग्मा, यही क्या होता है हमारा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिग्मा। और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका होता है, ये देख रहे हो ना, मतलब कि जो फ्री चार्जेस होते हैं उस पर रहता है ना, जब इंड्यूस्ड नहीं होते चार्ज, इंड्यूस्ड वाले में पोलराइजेशन वेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? सिग्मा। सिग्मा की यूनिट क्या होती है? क्यू बाय ए, मतलब कि कुलम बाय मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो आपको ये इतना सा याद रखना है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कुछ नहीं है इसके अंदर। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देख सकते हैं डी पी ई की रिलेशनशिप में एक फॉर्मूला आता है, जो एक रिलेशनशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोड ई प्लस पी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एटीसी 2018 में सवाल आ चुका है डायरेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब की बार ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये वाला रिलेशनशिप आ सकता है। वो पूछ सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखिए, फिर पोलराइजेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोड इंटू ई नोड, ठीक है। ई नोड जो होता है उसको लिख सकते हैं के इंटू ई, ये हम लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाली जो फॉर्मूला है ना, ये डी इज इक्वल टू होगा आपका के इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू ई। तो ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, पूछेंगे रिलेशनशिप बताओ, या फिर पूछ सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को आप लिखिए। तो पी इज इक्वल टू होता है के माइनस वन इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू ई, ठीक है। तो के माइनस वन को हम लिखते हैं जाई लिखते हैं, तो पी इज इक्वल टू जाई इंटू ई नोड इंटू ई, ठीक है। तो ये आपको सीधा फॉर्मूले में मिल जाएगा, आपको टिक करना है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से रटने हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों आपको रटने हैं यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हम देख लेते हैं गोज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म इन ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, इस पे क्या आएगा? इस पे आएगा तो फॉर्मूला ही आएगा। आ सकता है आपको पूछेंगे कि बताओ क्या होता है, तो जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ डी, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है, वो होता है आपकी जो वॉल्यूम, ये क्या है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अभी तक सरफेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे पहली बार आया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू होता है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द फ्री चार्ज, या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सेम ही चीजें लिखी हुई है। डाइवर्जेंस ऑफ ये जो है डेल डॉट डी इज इक्वल टू होता है आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज की, वो इसमें लिख सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आएगा तो रट लेना इसको, ठीक है। ये भी किस में आ सकता है? 2021 के एग्जाम में आ सकता है। ये जो लेक्चर है इसमें से कंफर्म एक सवाल आएगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ओनली फॉर्मूले आएंगे इस पे, ठीक है। याद रखना आपको। इसमें आ सकता है आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट आ सकती है, पोलराइजेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला आ सकता है, इनकी रिलेशनशिप के बारे में आ सकता है, इनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, इनको ई की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या फिर गोज लॉ इन द डाइलेक्ट्रिक को डिफरेंशियल फॉर्म में आ सकता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है।